हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपकी बुक है वितान, इसके चैप्टर्स जो भी हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो करवाने वाला हूं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लेना, यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, यशोधर बाबू के चरित्र पर प्रकाश डालो। तो यशोधर बाबू कैसे थे? सबसे पहले उनको सादगी पसंद थी। ठीक है, यशोधर बाबू बहुत सिंपल रहते थे। उन्हें घर या दफ्तर कहीं पर भी किसी भी तरीके की पार्टी करना, तामझाम करना अच्छा नहीं लगता था। पैदल ही अपने घर से दफ्तर तक जाते थे। उन्हें किसी भी तरीके की आधुनिक कोई शो ऑफ करना किसी चीज़ का नहीं पसंद था। परंपरावादी थे, पुरानी चीज़ों को बहुत मानते थे। ठीक है, और सामाजिक ढंग से रिश्ते निभाना उनको बहुत अच्छा लगता था। आधुनिक चीज़ें उनको पसंद नहीं थी। आदर्शवादी थे, जीवन भर अपने आदर्शों का पालन करते हैं। वो अपने विचारों को बहुत ज़्यादा मानते थे, कोई समझौता नहीं करते थे उससे। यशोधर बाबू किशन दास से कहाँ तक प्रभावित थे? तो देखो, यशोधर बाबू को जो इंस्पिरेशन मिली वो किशन दास से ही मिली थी। और उनका अधीनस्थ के प्रति व्यवहार, जो अपने जूनियर्स के प्रति जो उनका व्यवहार था, भारतीय मूल्यों में विश्वास की, भारत का कल्चर, साधारण रहन सहन, दौलत के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट ना रखना, ये सभी उन्होंने किशन दास से ही सीखा था। तो उनके जीवन में उन्हीं की छाप थी। परंतु यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, यानी कि मॉडर्नाइजेशन उनको अच्छा नहीं लगता। तो यशोधर बाबू बच्चों की आधुनिकता का भी विरोध करते हैं, पत्नी के पहनावे का विरोध करते हैं, लड़कों के चाल चलन हाव भाव से भी दुखी रहते हैं। लड़की भी कुछ मॉडर्न पहन ले तो उसका विरोध करते हैं। तो ऐसे में यशोधर बाबू वर्तमान समय के साथ अपना जीवन विचार बदलना नहीं चाहते हैं। वो किशन दा की ही उनको बार बार याद आती है और वो उन्हीं की तरह रहना चाहते हैं। किशन दा ने यशोधर बाबू को किस प्रकार सहायता दी? तो किशन दा दिल्ली में रहा करते थे। यशोधर बाबू जब दिल्ली आए थे तो शहरी जीवन उनको पता नहीं था कैसा होता है। तो किशन दा ने उन्हें आश्रय दिया था, नौकरी दिलवाई थी, शिक्षा में भी सहायता की थी। तो किशन दा ने यशोधर बाबू को अधीनस्थ के प्रति व्यवहार, भारतीय मूल्य, विश्वास और साधारण रहन सहन, दौलत के प्रति अनासक्ति, ये सारी 4-5 चीज़ें ऐसी सिखाई थी जो उनके दिमाग में छप गई। तो यशोधर बाबू को ये जीवन मूल्य किशन दा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में दिए थे। यानी किशन दा को लगता था कि वो यशोधर बाबू में अपने आने वाला कल देखते हैं। तो यशोधर बाबू ने भी उनके द्वारा प्राप्त जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारा। जो किशन दा से शिक्षा उन्हें मिली, उन्होंने उनको अपने पास रखा, उनके बताए तौर तरीकों को अपनाया भी, उनकी हर सलाह को हमेशा माना और हमेशा पुराने विचार रखे। रूढ़िवादी विचारधारा के होने पर भी उन्होंने अपने बच्चों को स्वतंत्रता दी है। और पत्नी भी वेस्टर्नाइजेशन ऐसा मानती है, बट वो कभी कभी विरोध भी करते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के मानसिक द्वंद्व की व्यंजक किन्हीं 2 घटनाओं का उल्लेख कीजिए। उनके मन का द्वंद्व। तो जब यशोधर बाबू को भूषण ने ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया, तब पुत्र द्वारा यह कहे जाने पर कि बब्बा आप सवेरे दूध लेने जाते हैं तब आप ये ड्रेसिंग गाउन पहन कर जाना, तो ये बात उनको बुरी लग गई। उनकी आंखों में छल छला आया कि भाई ऐसे कैसे कह दिया। बेटा उनसे यह भी कह सकता था कि पिताजी दूध में ला दिया करूंगा, अब आपकी उम्र आराम करने की है। लेकिन नहीं, बेटे ने तो बोला कि आप ले आना ये गाउन पहन के। तो उनके मन को धक्का लगा, दुखी हो गए। तो यशोधर बाबू पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर का बहुत विरोध करते थे। नए जमाने की परंपराएं, नई वेशभूषा उनको बेकार लगती थी। पत्नी बच्चों के साथ आधुनिकता में रम गई थी, जबकि वो अभी भी पुराने थे। तो जब उनकी सिल्वर वेडिंग का कार्यक्रम था, एनिवर्सरी का, तो पत्नी ने बिना बाजू का ब्लाउज पहना हुआ था, ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी हुई थी, होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी। तो जब बुढ़ापे में इस तरह का बदलाव यशोधर बाबू ने देखा तो उन्हें धक्का सा लगा और वो शर्म के मारे छिप गए कि भाई मेरे बीवी ने इतना सब कुछ क्यों कर रखा है। फिर अगला प्रश्न बनता है सम हाउ इम्प्रॉपर। ये जो वर्ड बार बार आता है, वाक्यांश आता है, ये इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या कनेक्शन है? तो देखो, ये बार बार लाइन आती है क्योंकि किशन दास से उन्होंने सब सीखा था। तो यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के शुरू में कह देते थे समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जब उन्हें कुछ अनुचित लगता था। तो एक तो साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर जब वो कहते हैं कि भाई समहाउ इम्प्रॉपर, स्कूटी की सवारी पर कहते हैं वो, और दफ्तर में सिल्वर वेडिंग के बारे में जब पूछा जाता है तो कह देते हैं, डीडीए फ्लैट का पैसा ना भरने पर कह देते हैं, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर कह देते हैं, छोटे साले के ओछेपन पर कह देते हैं, केक काटने की विदेशी परंपरा देखकर वो ये सब बोल देते हैं। तो ये सारी जगह पर पता चलता है कि बाबूजी जो थे वो अपने सिद्धांतों को लेके बहुत कट्टर थे। वो हमेशा कुछ भी ऐसा गलत होता है उनको लगता था या कुछ विरोध लगता था तो वो कह देते थे दिस इज समहाउ इम्प्रॉपर, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा।
यशोधर बाबू किन जीवन मूल्यों को थामे बैठे हुए हैं, नई पीढ़ी उन्हें प्रासंगिक क्यों नहीं मानती। तो देखो, यशोधर बाबू पुराने जीवन सिद्धांतों को अपनाने वाले व्यक्ति हैं। वे आधुनिक जीवन शैली को नहीं अपनाते, जीवन मूल्यों को व्यर्थ मानते हैं। हालांकि यशोधर बाबू भी आधुनिकता के प्रभाव से अछूते नहीं रह सके, लेकिन आधुनिकता तो भाई हर किसी के ऊपर आनी ही है एक दिन। परंतु वे नए विचारों को अपनाते भी नहीं हैं, वो अपनी दृढ़ जीवन मूल्यों पे चलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो सिर्फ नौकरी करते हैं, इसके अलावा कोई उन्होंने पैसा कमाने का दूसरा साधन भी नहीं सोचा। तो अपने सिद्धांतों के कारण ही उन्हें अपने कोटे का फ्लैट भी नहीं मिला। तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य उनकी सलाह से कोई कार्य करें, अपना पहनावा, व्यवहार आदि जो भी उनको करना है वो उन्हीं की सलाह से हो। समय के साथ चलकर ही अपनी प्रगति की जा सकती है, ये हम सबको पता है। तो इस बात को पुरानी पीढ़ी के सदस्यों को भी समझना चाहिए कि भाई नई पीढ़ी को भी ध्यान रखना है कि बदलाव अच्छा हो, नेगेटिव बदलाव ना हो, दोनों को यहाँ समझने की ज़रूरत है। फिर यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, यशोधर बाबू की पत्नी तो समय के साथ ढल गई, क्योंकि यशोधर बाबू की पत्नी को पता है कि समय बदल रहा है, वो पहचानती है। वह जानती है कि बच्चों की सहानुभूति तभी मिलेगी, बच्चे जब ही साथ रहेंगे जब बच्चों को आप समझोगे। तो यशोधर बाबू खुद को बदल नहीं पाते, वो हमेशा किसी न किसी उलझन में रहते हैं। तो वे संयुक्त परिवार, सभी को साथ लेके चलना, भारत की परंपरा, उन सब में विश्वास करते हैं। लेकिन परिवार तो ये सब बातें मानता ही नहीं है, और वो आधुनिक भौतिक वस्तुओं को बंधन मानते हैं, यानी कि जो ढोंग डबास की चीज़ें हैं, ऐशो आराम की। पाठ में जो हुआ होगा एक लाइन आती है वाक्य की, आप कितने अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं, यानी कि इसके दो अर्थ बताओ कम से कम। जो हुआ होगा एक लाइन आई थी, तो इसमें एक तो ये कह सकते हो पहला कि जो हुआ होगा वाक्य में पहली बार जब ये आता है, जब यशोधर जो बाबू हैं वो किशन दा के किसी जाति भाई से उनकी मौत का कारण पूछते हैं, तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, यानी कि पता नहीं है क्यों डेथ हो गई। तो इसका अर्थ यह है कि किशन दा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा किसी में थी ही नहीं। इससे उनकी हीन दशा का पता चलता है कि वो बेचारे कितने परेशान होंगे कि किसी को पता ही नहीं है उनकी डेथ कैसे हुई। दूसरा है कि किशन दा ही उपयोग करते थे। कैसे? वे अपने से जब वो अपनों से मिली उपेक्षा के लिए वो ये कहते हैं कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो या गरीब हो, मरते जो हुआ होगा सही है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। वो एक लाइन कहते थे कि हाँ लास्ट में हर कोई यही कह देगा जो हुआ होगा भाई, मर गया होगा। तो ये दो अर्थ हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? तो देखो, इस कहानी में पीढ़ी का अंतराल बताया गया है। एक तरफ पुरानी पीढ़ी है, एक तरफ नई पीढ़ी है। दोनों कैसे? क्योंकि यशोधर बाबू अपने पुराने संस्कार, नियम और कायदों से बंधे रहना चाहते हैं, वहीं उनका परिवार वर्तमान में जी रहा है, मॉडर्न है। तो यही दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। यशोधर पंत जी की 3 चारित्रिक विशेषताएं ये मैंने आपको पीछे बता दी थी। अब अगला हमारा प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करो कि क्या जूझ नाम से जो टाइटल है ये सही है? ठीक है, तो जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना। तो अगर आप देखोगे यह कथानक के जीवन भर के संघर्ष को दर्शाता है, यानी कि इसमें जो कैरेक्टर है हमारा उसमें भी संघर्ष दिखाया गया है। बचपन में अभाव इतने हुए, परेशानी हुई, बच्चे ने बहुत तकलीफें झेली, विपरीत परिस्थितियों को उसने देखा, लगन और एक लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा दिखाई। तो इसके अंदर यह है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में बताया जाता है इस चैप्टर में कि एक और पढ़ने के लिए पिता को दत्ता जी के माध्यम से मनाना, तो दूसरी ओर पढ़ने के साथ कविताएं भी रचना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पढ़ने की लगन होना कि भाई पुनः पाठशाला जाने पर जो उसके दोस्त थे उसके द्वारा परेशान किया गया, फिर भी कक्षा में अच्छे छात्र बसंत पाटिल का दोस्त बन के उससे प्रेरणा लेना और पढ़ने की लगन लगाना। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? जूझ कहानी के आधार पर क्यों लेखक खुद कविताएं लिखने लगा? तो होता क्या है, खुद कविता रच लेने का आत्मविश्वास जो था उसको ऐसा हुआ कि जब उसको जो मराठी पढ़ाया करते थे अध्यापक जी सौंदलगेकर जी, वो कविताएं बहुत अच्छी बनाते थे। तो वे कक्षा में गाकर कविताओं का पाठ करते थे, एकदम लय में, छंद के साथ, एकदम आरोह अवरोह सब उसको पता था कविता कैसे गानी है। तो कविता में जो भाव आते थे उसको अभिनय करके ऐसा एक्टिंग करके दिखाते थे। तो उनसे इंस्पायर होकर जो हमारा जो लेखक है वो तुकबंदी करने लगा। बाद में उसको लगा कि खुद ही अपने आसपास के दृश्य देखकर वो कविता बना सकता है। तो धीरे धीरे उसमें कविता लिखने का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक कविता लिखकर अपने से गाया भी, तो मास्टर जी भी उससे बहुत खुश हुए और उसको स्कूल के सामने भी सुनाने को कहा गया। तो इसी से लेखक यानी कि जो आनंदा हैं उनका हौसला बढ़ा। ठीक है,
श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो जो सौंदलगेकर जी हैं मराठी साहित्य के टीचर थे, जो बहुत कुशल अध्यापक थे, मराठी साहित्य के ज्ञाता थे, सुरीले ढंग से कविताएं गाते थे। पुरानी और नई मराठी कविताओं के साथ वो अंग्रेजी कविताएं भी उनको याद थी। वो कविता को गा के सुनाते थे, फिर उसकी एक्टिंग भी करके दिखाते थे, भाव समझाते थे। तो आनंदा जो लेखक हैं हमारे, उनको कविता लिखने का जो एक मार्गदर्शन है वो उन्होंने ही किया। कविताओं में उनकी सुधार उन्होंने ही लाया, आत्मविश्वास उन्होंने ही बढ़ाया। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो होता क्या है कि देखो, जो लेखक है, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ढोर ले जाते समय, खेत में पानी डालते समय, अन्य काम करते समय अकेलापन उसको बहुत बुरा लगता था, जब उसको कविता वगैरह नहीं आती थी। तो कविता के प्रति जब उसको लगाव हो गया तो वो खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय हमेशा कविताओं में खोया रहता था। उसका टाइम पास हो गया, अकेलापन भी नहीं होता था उसे। अब उसे अच्छा लगता था अकेले में कविताएं गाना, एक्टिंग करना, डांस करना। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? दोनों में से क्या सही है? तो भाई देखो, पढ़ाई लिखाई के संबंध में तो दत्ताजी राव का रवैया ही सही है, क्योंकि पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। लेखक के पिता शिक्षा का विरोध करते थे। तो ऐसे में आप ये कह सकते हो कि लेखक का मत है कि जीवन भर खेतों में काम करके कुछ भी नहीं हाथ में आएगा। अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी लगेगी, कोई व्यापार ही करके अपना जीवन सफल हो जाएगा। तो दत्ताजी को भी जब पता चलता है तो लेखक के पिता उसे पढ़ने से मना कर देते हैं। तो दत्ताजी राव पिताजी को बहुत डांटते हैं, बुला कर, तू पागल है, तू क्यों नहीं पढ़ने देता उसको, और उनकी आवारगी को फटकारते हैं। और फीस के पैसों के लिए भी कहते हैं कि आप मेरे यहाँ काम कर लेना, आपका बेटा यहाँ पे काम कर लेगा, मैं पैसे वहाँ से दे दूंगा। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। क्या आपको लगता है झूठ कभी कभी सही होता है? तो दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाना था, तो ऐसे में लेखक और उसकी मां ने झूठ का सहारा लिया। कभी कभी अच्छे काम के लिए आपको झूठ का सहारा भी लेना पड़ सकता है। तो अगर वे झूठ का सहारा ना लेते और सच बता देते तो उन्होंने दत्ताजी राव से पिता को बुलाकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए कहा कि भाई दत्ताजी राव को बोला कि आप इनके पिता को डांटो थोड़ा, वो स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी अच्छी बात है। सिंधु सभ्यता की खूबी है उसका सौंदर्य, जो सुंदरता है, जो राज्य पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित थी। सिंधु के लोगों ने, कुछ समाज ने वहाँ पे सब कुछ बनाया था। तो उस काल के लोगों में कला के प्रति बहुत रुचि थी। आप देखोगे आर्ट बहुत अच्छा था उनका। उस काल के जो मनुष्य थे वो डेली यूज़ की वस्तुएं बनाते थे। और इसके अलावा पत्थर की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन बनाना, उन पे चित्र बनाना, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ बनाना, मोहरें बनाना, इतनी बढ़िया बढ़िया आकृतियाँ बनाना, खिलौने बनाना, आभूषण और इतनी बढ़िया लिपि, ये सब बताता है कि कितनी सुंदर सभ्यता थी, जो कि राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित थी। और जब मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई तो एक दाढ़ी वाला एक नरेश मिला है, ठीक है, एक ऐसा राजा जैसा कुछ मिला है, मूर्ति मिली है, पर ये नहीं पता कि ये राजनीतिक मूर्ति है, धार्मिक मूर्ति है। तो ये आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों को भी दस्तावेज, मतलब उनका वो होते हैं। जो खंडर हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो हमें पुरानी संस्कृतियों का बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जो पूरा अवशेष होते हैं, पुरानी चीज़ें होते हैं, वो हमें संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, पूर्वजों के बारे में बताते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं उस समय में सोच कर कि उसमें क्या यूज़ होता होगा इन सब का। खंडरों से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वाकई में सभ्यता यहाँ पर एग्जिस्ट करती तो थी। अतीत में दबे पांव, जो आपका चैप्टर है, उसमें महाकुंड के बारे में क्या बताया गया है? तो बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो के अंदर एक महाकुंड मिला है, बहुत बड़ा कुंड है, जो कि 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा, 7 फुट गहरा है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं, 8 स्नानगार हैं, बाथरूम है, और बहुत ज़्यादा बढ़िया आर्ट और स्किल का उदाहरण है ये। कुंड के 3 तरफ साधुओं के भी कक्ष हैं। कुंड के तल और दीवारों पर पक्की ईंटों के बीच चूने और चिरोडी के गारे का इस्तेमाल हुआ है उनकी चिनाई के लिए। कुंड में पानी ले जाने और निकालने की व्यवस्था है। आप मतलब उस पूरे कुंड को खाली भी कर सकते हो। कुंड मीन्स काइंड ऑफ स्विमिंग पूल, और इसको बहुत पवित्र माना गया है। हो सकता है यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य होते हों। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। क्या उनके पास सभी साधन थे? देखो, आप बाकी सभ्यताओं को पढ़ोगे तो वहाँ पे राजा होते हैं, धर्म होता है, और वहाँ बड़े बड़े सुंदर महल होते हैं, पूजा स्थल, मंदिर वगैरह, मूर्तियाँ, पिरामिड, ये सब होता है। राजा, धर्म गुरु और समाधियाँ भी, ये सब मिलता है। पर हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ पे कोई राजकीय प्रमाण, कोई धार्मिक प्रमाण, कोई चिन्ह नहीं मिलता। यहाँ तो नगर नियोजन भी इतना अच्छा था, शहरी एकदम बहुत अच्छे तरीके से बना रखा था सब। यहाँ की वास्तुकला बहुत अच्छी थी, मोहरें इतनी अच्छी थी, ठप्पे बना रखे
रखे थे, जल व्यवस्था इतनी अच्छी थी, साफ सफाई इतनी अच्छी थी, सामाजिक व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि इतना अनुशासन के साथ ये लोग रहते थे। खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं, खिलौने मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, नाव मिली है। इससे पता चलता है ये लोग साधन तो बहुत थे इनके पास, पर इनके पास कोई ऐसा आडंबर नहीं था, ये ढोंग नवाज नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की गृह निर्माण योजना अब आपको बतानी है। तो मोहनजोदड़ो में जो घर बनाया जाता था, तो जो शहर होता था उसकी मुख्य सड़क के दोनों ओर घर होते थे। किसी भी घर का मेन जो डोर है वो सड़क पर नहीं खुलता था। घर में जाने के लिए मुख्य सड़क से गलियों में जाना पड़ता था। और सभी घरों में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होती थी, भाई पानी बाहर निकल जाता था। घर पक्की ईंटों का बनता था। और छोटे घरों में खिड़कियां नहीं होती थी क्योंकि प्राइवेसी का वो ध्यान रखते थे। लेकिन जो बड़े बड़े जो दुर्ग होते हैं, जो ऊंचाई पर जो बिल्डिंगें बनी हुई थी, वहाँ पर खिड़कियां होती थी। सब घर कतार में बने हुए हैं, बहुत व्यवस्था से बने हुए हैं। छोटे और कामगार लोगों की बस्तियां सिंधु के किनारे पर बनी थी, बड़े लोगों की बस्तियां ऊपर की तरफ थी, जो ऊंचा शहर था। तो इस तरीके से इनकी नगर नियोजन थी। इसी के साथ वीडियो समाप्त है। अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, फीडबैक लिखें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।